अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लीनियर अलजेब्रा का लेक्चर नंबर 4 करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है रो रिडक्शन एंड एचेलॉन फॉर्म्स। अच्छा, रो रिडक्शन हमने थोड़ा सा इसका इंट्रो पिछले लेक्चर में भी किया था। एक दो क्वेश्चंस भी हमने इससे सॉल्व किए थे, जिसमें हमने एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस इस्तेमाल किए थे। ठीक है, उन्हीं रो ऑपरेशंस को इस्तेमाल करते हुए हम रो रिडक्शन करते हैं। ठीक है, वो कैसे करते हैं मज़ीद हम एग्जाम्पल्स करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन ये उसी से रिलेटेड है जो हमने पीछे काम किया था। फिर रो रिडक्शन करके आप एचेलॉन और रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म्स कैसे बनाते हैं, ये भी हमने इसी लेक्चर में सीखना है। सबसे पहली जो यहाँ पे डेफिनेशन आ जाती है वो है जी एचेलॉन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। इसकी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट है तो मैं इसको एचेलॉन ही पढ़ती हूँ। आप अगर कुछ और पढ़ते हैं तो आप इसको जो मर्जी पढ़ सकते हैं। ठीक है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इज इन एचेलॉन फॉर्म और रो एचेलॉन फॉर्म, यानी इसको हम सिर्फ एचेलॉन भी कह सकते हैं, रो एचेलॉन भी कह सकते हैं। इफ़ इट हैज़ द फॉलोइंग 3 प्रॉपर्टीज़। ये 3 चीज़ें अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर आपको नज़र आ रही हैं जो अभी हम डिस्कस करने लगे हैं, तो द मैट्रिक्स इज कॉल्ड इन एचेलॉन फॉर्म। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट क्या है? ऑल नॉन ज़ीरो रोज आर अबव एनी रोज ऑफ ऑल ज़ीरोज़। यानी आपके पास जो मैट्रिक्स है ना, अगर उसमें कोई ऐसी रो है कि जिसमें सारे एलिमेंट ज़ीरो हैं, तो वो सबसे एंड पे होनी चाहिए, बीच में या टॉप पे नहीं आएगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, ये भी हम एग्जाम्पल्स में भी इन चीज़ों को रिवाइज करेंगे। ठीक है, एक दफ़ा बस हम इनकी रीडिंग कर लें, फिर एग्जाम्पल के साथ मैं दोबारा ये पॉइंट्स आपके रिपीट करूंगी। ईच लीडिंग एंट्री ऑफ अ रो इज इन अ कॉलम टू द राइट ऑफ द लीडिंग एंट्री ऑफ द रो अबव इट। एग्जाम्पल सामने रख लेते हैं, साथ साथ ही देखते जाते हैं। इसको देखें, अगर आपके पास ये जो पहली एंट्री है ना फर्स्ट रो की, ये नॉन ज़ीरो है, तो हम इसे कहेंगे ये लीडिंग एंट्री है। ठीक है, इस तरह से सेकंड रो में अगर आए तो फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री कौन सी है? 1। नॉन जीरो से मुराद जीरो के अलावा, ये तो जीरो है ना, इसके आगे चले जाएं तो ये नॉन जीरो है। इसकी नॉन जीरो एंट्री ये थी, सेकंड रो की नॉन जीरो एंट्री ये है। तो अगर आप नोटिस करें कि जो हर नेक्स्ट रो की लीडिंग एंट्री है वो इसके राइट साइड पे आ रही है ना, यानी ये अगर फर्स्ट कॉलम में थी तो सेकंड वाले की सेकंड कॉलम में आ रही है। ठीक है, इस तरह इसकी देखें, फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री कौन सी है? 5/2 है, और वो इस 1 से राइट साइड पे आ रही है, इससे लेफ्ट वाले कॉलम में नहीं आ सकती वो। ठीक है, तो दूसरे पॉइंट में वो ये कहना चाह रहे हैं कि हर लीडिंग एंट्री ऑफ द नेक्स्ट रो इज ऑन द राइट साइड ऑफ द प्रीवियस एंट्री। ठीक है, थर्ड पॉइंट है जी ऑल एंट्रीज इन अ कॉलम बिलो अ लीडिंग एंट्रीज आर जीरो। यानी जो भी लीडिंग एंट्री होगी आपकी, उससे नीचे वाली सारी एंट्रीज उस कॉलम में 2 आ रही हैं, 3 आ रही हैं, वो सब की सब जीरो होनी चाहिए। इसी तरह से यहाँ हमारी लीडिंग एंट्री कौन सी थी? 1 थी, तो 1 के नीचे जितने नंबर्स हैं वो जीरो होने चाहिए। यहाँ लीडिंग एंट्री 5/2 है, इसके नीचे तो कुछ है नहीं। ठीक है, तो अगर कुछ होता तो उसको क्या होना चाहिए था? जीरो होना चाहिए था। ऊपर जो मर्जी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जिस कॉलम में है उसके नीचे सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए। ये अगर 3 प्रॉपर्टीज किसी मैट्रिक्स के अंदर मौजूद हैं, देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड इन द एचेलॉन फॉर्म। ठीक है, इसी के साथ एक और फॉर्म आती है जिसे हम कहते हैं रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म। अगर आप मैट्रिक्स को एचेलॉन में कन्वर्ट कर चुके हैं, यानी ये 3 पॉइंट्स जो है वो प्रूव हो चुके हैं, तो मजीद एडिशनल 2 कंडीशंस हैं, वो इस मैट्रिक्स में अगर आप ऐड कर देंगे तो एचेलॉन फॉर्म ही बन जाएगी रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म। ठीक है, अब अगले 2 पॉइंट्स कौन से हैं कि हर लीडिंग एंट्री जो है ना हमारी वो 1 बन जाए। जैसे यहाँ लीडिंग एंट्री 2 है, इसको भी मैं 1 बना दूं किसी तरीके से। कैसे बनाए वो हम रो ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे जो हमने पिछले लेक्चर में भी सीखे थे। ठीक है, सेकेंड लीडिंग एंट्री हमारी जो है वो भी 1 है, और ये जो थर्ड लीडिंग एंट्री है इसको भी हम क्या बना दें? 1 बना दें, यानी तीनों लीडिंग एंट्रीज 1 बना दें। और जैसे हमने कहा था कि इस लीडिंग एंट्री के नीचे जीरो हो, इस लीडिंग एंट्री के भी नीचे जीरो हो, इसी तरह इस लीडिंग एंट्री के ऊपर भी जीरो, यानी पूरे कॉलम में सिर्फ ये एक ही लीडिंग एंट्री हो, इसके अलावा ऊपर नीचे जितने एलिमेंट्स आ रहे हैं सबके सब क्या हो जाएं? जीरो हो जाएं। तो फिर हम कहते हैं कि मैट्रिक्स इज रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म। ठीक है, ये आप दोबारा एक दफ़ा सुन लें अगर आपको ये क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि ये दोनों जो है ये लॉन्ग में आ सकते हैं क्वेश्चंस। अब कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, उनको हम देख लेते हैं कि वो एचेलॉन फॉर्म में है या नहीं है। तो ये वाली तो एचेलॉन है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं। अच्छा, जो छोटे छोटे सर्कल्स बने हुए हैं ना, ये लीडिंग एंट्री को शो कर रहे हैं। ठीक है, अब देखें, और ये जो स्टार्स हैं ये नॉन ज़ीरो नंबर्स हैं। अब ये लीडिंग एंट्री है फर्स्ट कॉलम की, इस लीडिंग एंट्री के नीचे सारे ज़ीरो हैं। सेकंड की लीडिंग एंट्री कौन सी है? ये वाली है, ये उस लीडिंग एंट्री के राइट साइड पे आ रही है और उसके नीचे वाले सारे ज़ीरो हैं। ठीक है, 2 कंडीशंस पूरी हो गई।
तीसरी कंडीशन क्या थी कि अगर कोई रो पूरी की पूरी जीरो है तो वो मैट्रिक्स के एंड पे लाए करती हो, इन बिटवीन या सबसे टॉप पे लाए ना करे। जैसे देखो ये पूरी रो जीरो है, ये पूरी रो जीरो है, और ये दोनों जो हैं ये मैट्रिक्स के एंड पे लाए करिए, लास्ट 2 रोज हैं, ठीक है। इसके बाद कोई नॉन जीरो वाली रो यहाँ नीचे मौजूद नहीं है, तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। दैट्स वाई दिस मैट्रिक्स इज इन एचलॉन फॉर्म। अगले को भी देख लें। फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री कौन सी है इसकी, ये है ना, ये लीडिंग एंट्री है। लीडिंग के नीचे सारे जीरो हैं। दूसरी रो में लीडिंग एंट्री कौन सी है, ये वाली है, इसके नीचे भी सारे जीरो हैं। तीसरी के नीचे ये लीडिंग एंट्री तीसरी बन रही है, इसके नीचे भी सारे जीरो हैं। फिर ये लीडिंग एंट्री है नेक्स्ट, इसके नीचे भी सारे जीरो हैं। ये लीडिंग एंट्री है नेक्स्ट, और इसके नीचे तो कुछ है नहीं, ठीक है। जीरो वाली तो हमारी कंडीशन पूरी हो गई। दूसरी बात ये कि हर नेक्स्ट रो में अगर हम जाएं तो जो लीडिंग एंट्री है वो पहले वाले की राइट साइड पे आ रही है। ये वाली देखें तो ये इससे अगले कॉलम में आ रही है, ये देखें तो उससे अगले कॉलम यानी उससे आगे राइट साइड पे कॉलम में आ रही है, तो ये भी एचलॉन फॉर्म के अंदर है। इसी तरह से अगर आप इसको देखें, ये हमारी कौन सी फॉर्म है, ये हमारी जो है वो लीडिंग एंट्री है, इसके नीचे सारे जीरो हैं। दूसरी लीडिंग एंट्री ये, दूसरी रो में पहला नॉन जीरो जो होता है वो लीडिंग एंट्री होती है, इसके नीचे भी क्या है, जीरो है, और ये पूरी जीरो वाली रो है, और ये सबसे एंड पे पड़ी हुई है, ठीक है। तो हमारा ये जो मैट्रिक्स है ये भी एचलॉन में है। क्या ये रिड्यूस्ड एचलॉन में है? अगर आप गौर करें, रिड्यूस्ड एचलॉन में तो लीडिंग एंट्रीज 1 होती है ना, तो ये दोनों तो 1 है, तो ये रिड्यूस्ड एचलॉन भी होना चाहिए। सोचिए ज़रा, ये है कि नहीं है, कॉमेंट में बताएं, वीडियो पॉज करके बताएं, मैं साथ एक्सप्लेन भी वैसे कर देती हूँ। ये रिड्यूस्ड एचलॉन नहीं है। क्यों नहीं है? 1 वाली कंडीशन तो पूरी हो रही है, लेकिन दूसरी कंडीशन क्या थी कि इस 1 के अलावा इस पूरे कॉलम में इसके ऊपर नीचे सब जीरो होने चाहिए, और इस 1 के ऊपर नीचे भी सारे जीरो होने चाहिए। इसके नीचे तो जीरो है, लेकिन इसके ऊपर वाला भी जीरो होना चाहिए था। अगर ये जीरो हो जाता फिर ये रिड्यूस्ड एचलॉन बन जाती, ठीक है। इसी तरह इनको भी आप चेक कर सकते हैं, ये दोनों भी एचलॉन फॉर्म्स हैं। नेक्स्ट रिड्यूस्ड एचलॉन की देख लें एग्जांपल्स। फर्स्ट लीडिंग एंट्री 1 है और उसके नीचे जीरो है। सेकंड लीडिंग एंट्री 1 है, उसके ऊपर नीचे दोनों जीरो हैं। थर्ड लीडिंग एंट्री भी 1 है और उसके भी ऊपर कॉलम में सारे जीरो हैं। तो ये हमारी रिड्यूस्ड एचलॉन बन गई। इस तरह से इसमें देखें, फर्स्ट लीडिंग एंट्री 1 है, इसके नीचे सारे जीरो हैं। सेकंड लीडिंग एंट्री भी 1 है, इसके ऊपर नीचे सब जीरो है। फिर आगे कोई लीडिंग एंट्री है नहीं, और जो जीरो वाली रोज हैं वो सारी एंड पे आ रही हैं, तो ये भी रिड्यूस्ड एचलॉन है, ठीक है। बारी बारी आप सबको इसी तरीके से टेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट नोट है कि आप किसी मैट्रिक्स को जब रो ऑपरेशंस यूज़ करते हुए एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो आपके आंसर्स डिफरेंट हो सकते हैं। यानी डिफरेंट होने से मुराद ये है कि आपकी जो लीडिंग एंट्री होती है ना, वो डिफरेंट हो सकती है। हो सकता है मेरी 2 आ जाए, आपकी 3 आ जाए फर्स्ट रो में। इसी तरह से मेरी फर्स्ट लीडिंग एंट्री जो है वो अगर 4 आ रही है, आपकी हो सकता है 5 आ। यानी डिफरेंट आंसर्स हो सकते हैं किसके, लीडिंग एंट्रीज के, लेकिन पोजीशन सेम होगी। यानी अगर मेरी लीडिंग एंट्री फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम में आ रही है तो आपकी भी सेकंड कॉलम में ही आएगी, ठीक है। पोजीशन चेंज नहीं हो सकती, लेकिन ये वैल्यू चेंज हो सकती है। डिफरेंट आंसर्स आ सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सीक्वेंस के आप कौन सा रो ऑपरेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो रिड्यूस्ड एचलॉन होता है, रिड्यूस्ड एचलॉन, ये सेम होता है। ये फॉर्म जो है इसमें क्योंकि लीडिंग एंट्रीज 1 होती है ना, वो तो हमें पता है, तो लीडिंग एंट्रीज आपकी डिफरेंट नहीं हो सकती, पोजीशंस भी सेम होती हैं, तो इसका यूनिक आंसर होता है। इसका आंसर जो है वो मल्टीपल आंसर्स नहीं हो सकते, तो ये आपने माइंड में रखना है। एचलॉन फॉर्म्स कैन हैव मोर देन 1 आंसर्स, यानी डिपेंडिंग ऑन द सीक्वेंस ऑफ रो ऑपरेशंस, लेकिन जो रिड्यूस्ड एचलॉन है इट हैज़ ओनली 1 यूनिक आंसर, ठीक है। नीचे थ्योरम भी एक उन्होंने इसी तरह से बना के दे दी है। कहते हैं कि ईच मैट्रिक्स इज रो इक्विवेलेंट टू 1 एंड ओनली 1 रिड्यूस्ड एचलॉन फॉर्म। कि रिड्यूस्ड एचलॉन फॉर्म सिर्फ 1 एंड ओनली 1, एक यूनिक होती है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकती। नेक्स्ट डेफिनेशन आ रही है जी पिवट पोजीशन की। पिवट पोजीशन किसे कहते हैं? जिस पोजीशन पे आपकी लीडिंग एंट्री पड़ी हुई है वो पिवट पोजीशन है। जैसे देखो यहाँ पे मेरी फर्स्ट लीडिंग एंट्री कहाँ पड़ी हुई है, सेकंड कॉलम में पड़ी हुई है ना। सेकंड रो की नॉन जीरो कहाँ पड़ी हुई है, 1 में। तो ये जो लीडिंग एंट्रीज होती हैं इन्हें ही हम क्या कहते हैं, पिवट पोजीशंस कहते हैं, ठीक है। ये जो 2 मैंने सर्कल किए हैं ये इसकी पिवट पोजीशन है। इससे ऊपर वाले में देखें तो ये 3 पिवट पोजीशंस हैं, यानी जो भी आपकी लीडिंग एंट्री होती है उसी को हम पिवट पोजीशन कहते हैं। और ये लीडिंग एंट्री जिस कॉलम में पड़ी हुई है उसे हम पिवट कॉलम कहेंगे। जैसे इस मैट्रिक्स की अगर पूछा जाए लीडिंग एंट्रीज कितनी है,
तो देखिए फर्स्ट रो की लीडिंग एंट्री ये है, सेकंड रो की लीडिंग एंट्री ये है, थर्ड रो की लीडिंग एंट्री ये है, मैंने सर्कल कर दिए। तो 3 पिवट पोजीशंस हैं इसके अंदर और 3 ही पिवट कॉलम्स होंगे। कौन कौन से? ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4 और कॉलम 5। तो पिवट कॉलम्स आर C2, C3 एंड C5। इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है कि बताएं पिवट कॉलम्स कौन कौन से हैं। तो मैट्रिक्स को एचलॉन या रिड्यूस्ड एचलॉन के अंदर कन्वर्ट करने के बाद आपके पिवट पोजीशंस आ रही हैं जिस जिस कॉलम में, उस कॉलम को हम क्या कहते हैं? पिवट कॉलम कहते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास, रिड्यूस द मैट्रिक्स ए बिलो टू एचलॉन फॉर्म एंड लोकेट द पिवट कॉलम्स। आपने इसको एचलॉन में कन्वर्ट करना है। अब इसको मैं आपको शीट पे करवाती हूँ और फिर एंड पे हम देखेंगे कि पिवट पोजीशंस कहाँ कहाँ हैं, वही उसके पिवट कॉलम्स हो जाएंगे। ठीक है, अब बुक पे उन्होंने हो सकता है डिफरेंट स्टेप्स यूज़ किए हों, मैं आपको डिफरेंट स्टेप्स करवा दूँ, तो आपने उससे परेशान नहीं होना, बस आंसर हमारा ठीक आना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए जी, ये मैट्रिक्स है आपके सामने, आपने इसको कन्वर्ट करना है एचलॉन फॉर्म के अंदर। ठीक है, एचलॉन में करने के लिए हम फर्स्ट लीडिंग एंट्री पहले देखेंगे। यहाँ पे देखें हमारा फर्स्ट यहाँ पे 0 आ रहा है। हम क्या करते हैं, हम इंटरचेंज कर सकते हैं। हमने इंटरचेंजिंग पढ़ा था ना पीछे रो ऑपरेशंस में कि आप R1 को R2 से या R3 से या R4 से इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं कर रही हूँ R1 और R4 को, क्योंकि इसमें पड़ा हुआ है 1। तो ये जो 1 है ये आपको फिर इनको 0 करने में आसानी लेकर आएगा। हमने पीछे सीखा था ना कि 1 के नीचे 0 कैसे बनाते हैं, हमने वही स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि हमारा ऊपर 1 आ जाए ताकि नीचे वालों को फिर 0 बनाना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इधर साइड पे लिख रही हूँ कि मैं R1 को इंटरचेंज कर रही हूँ R4 के साथ। ये इंटरचेंज का सिंबल है, यानी R1 एंड पे चली जाएगी R4 की जगह पे, और जो R4 है वो टॉप पे चली जाएगी R1 की जगह पे। R2 और R3 जो हैं वो सेम पोजीशंस पे रहेंगी, उनकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। ठीक है जी, तो फर्स्ट स्टेप क्या था कि हमने इंटरचेंजिंग कर ली। अब जब ये 1 आ गया है, अब आपने इसके नीचे एचलॉन में क्या होता है कि फर्स्ट नॉन जीरो जो है, ये हमारी लीडिंग एंट्री है ना, ये पिवट है आपका। ठीक है, ये पिवट पोजीशन आ गई है। इस पिवट पोजीशन के नीचे आपने सारे 0 बनाने। ये तो ऑलरेडी 0 है, तो सिर्फ ये 2 0 बनाने हैं। जब ये 2 0 बनाने हैं तो आपको 2 रो ऑपरेशन इस्तेमाल करने पड़ेंगे। चेंज किस किस में लाना है आपने? एक R2 में 0 बनाना है, एक जो है वो R3 में। तो R2 और R3 में चेंज लाना है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि R2 और R3, इनके साथ लगेगा प्लस का साइन। अब 0 किस किस को बनाना है? ठीक है, एक तो मुझे 1 को 0 बनाना है, एक मुझे 2 को 0 बनाना है। तो R2 में किसको 0 बनाना है? मुझे 1 को। तो R2 के साथ प्लस लगा के यहाँ पे मैंने 1 लिख लेना है। ठीक है, R3 में किसको 0 बनाना है? 2 को 0 बनाना है, तो यहाँ 2 लिख लेंगे। और 1 किस में पड़ा हुआ है? यानी जिस 1 के नीचे हम 0 बनाना चाहते हैं वो 1 कौन सी रो में पड़ा हुआ है? वो फर्स्ट रो में पड़ा हुआ है। तो इसके साथ आपने R1 मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, ये चीज़ हमने पिछले लेक्चर में भी देखी थी। जिनमें चेंज लाना होता है वो हम पहले लिख लेते हैं, फिर जो आपका 1 है यानी जिसके नीचे आपने 0 बनाना है वो किस रो में पड़ा हुआ है? वो पड़ा हुआ है R1 के अंदर। तो दोनों के साथ प्लस लगा के इधर R1 लिख लेना। अब R1 के साथ कुछ मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई होगा? जिस जिसको आप 0 बनाना चाहते हैं वो नंबर मल्टीप्लाई होगा। यानी R2 में आप इसको 1 को 0 बनाना चाहते हैं ना, तो R2 के साथ जो आपने R1 प्लस किया हुआ उसमें 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। और R3 में आपने इस 2 को 0 बनाना है, तो R3 वाले ऑपरेशन में आप इससे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब ये चीज़ आप लोगों ने देखनी है कि R2 और R3 क्योंकि चेंज होनी है तो R1 भी सेम रहेगी और जो R4 है वो भी सेम रहेगी। चेंज सिर्फ बीच में आएगा। ठीक है, कैसे आएगा? देखो R2 प्लस, अब ये 1 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 की तो कोई वैल्यू नहीं है ना, अगर वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो R1 ही आ जाएगा। यानी बेसिकली आप R2 प्लस R1 करना चाह रहे हैं, तो R2 प्लस R1, 1 माइनस 1 ये हो जाएगा 0, 4 माइनस 2 2, 5 माइनस 1 करेंगे 4 आ जाएगा, -9 प्लस 3 करेंगे -6, -7 प्लस 1 करेंगे ये भी -6 आ जाएगा। अब R3 वाला ऑपरेशन इसके साथ 2 है, ये आप रफ में करके, क्योंकि डायरेक्ट अक्सर बच्चों को समझ नहीं आती तो मैं इस तरह ही करवाती हूँ कि आप R3 + 2 R1 इस तरह रफ में लिखें। R3 के नीचे R3 की वैल्यूज़ लिख लें। इस जिस स्टेप को आप सॉल्व कर रहे हैं उससे ऊपर वाले स्टेप में जो भी R3 की वैल्यूज़ थी वो लिख लें। -2 -3 0 3 -1। ठीक है, आपको रफ शीट मिलेगी पेपर में, तो आपने उसके ऊपर ये काम कर लेना है अपना। अब ये +2 सब में एज इट इज़ आ गया और +2 के बाद R1 है, तो R1 की वैल्यूज़ इधर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। R1 यहाँ पे हमारे पास है जी 1 4 5 -9 -7। ठीक है, फर्स्ट वाला R1 नहीं लिखना, इस स्टेप से ऊपर वाले स्टेप में जो R1 की वैल्यूज़ हैं वो लिखनी होती हैं आपने। अब देखो 2 1 2 -2 करेंगे तो ये तो हो गई 0,
4 टू ज़ार 8 माइनस 3 करेंगे तो ये 5 आ जाएगा। 5 टू ज़ार 10 प्लस 0 10, ये माइनस 18 प्लस 3 माइनस 15 आ जाएगा। माइनस 14 माइनस 1 ये भी माइनस 15 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए हमारा पहला कॉलम सेट हो चुका है, फर्स्ट पिवट पोजीशन भी आ गई है हमारे पास और उसके नीचे हमने जीरो भी बना लिए हैं। अब सेकंड रो में आ जाएं तो सेकंड रो में फर्स्ट नॉन जीरो नंबर कौन सा है? 2 है, ये हमारी लीडिंग एंट्री है। ठीक है, आप चाहें इस लीडिंग एंट्री को 2 ही रहने दें और 2 के साथ इनको किसी तरह से नीचे वालों को 0 बना लें, लेकिन अगर आप इस 2 को 1 बना लेंगे तो नीचे वालों को 0 बनाना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, मेरी ये प्रैक्टिस है कि मैं नॉर्मली इसको 1 बना देती होती हूँ। उससे क्या होता है कि आप नीचे वाले जो नंबर होते हैं ना उनको बहुत आसानी से 0 बना सकते हैं। अगर ये 1 के अलावा कुछ और हो तो फिर थोड़ी सी जो कैलकुलेशन है वो ज़्यादा करनी पड़ती है, सोचना ज़्यादा पड़ता है, लेकिन अगर आप इसको 1 बना लेंगे तो काम बहुत आसान हो जाएगा। हम क्या कर लेते हैं, R2 को डिवाइड कर देते हैं किसके साथ? 2 के साथ, ताकि ये 2 से डिवाइड होके 1 हो जाए। अब R2 में सिर्फ चेंज लाना है, R1 वैसे ही आ जाएगी। R2 में 0/2 करेंगे 0, 2/2 करेंगे 1, 4/2 2, सबको डिवाइड कर दिया। अब R3 भी सेम आ जाएगी और R4 भी सेम आ जाएगी। ठीक हो गया। अब जब ये 1 बन चुका है, अब इस 1 के नीचे वाले नंबर्स को मैंने क्या बनाना है? 0, क्योंकि मैं इसको एचलॉन बना रही हूँ। एचलॉन में सिर्फ इसके नीचे वाले 0 करने होते हैं, रिड्यूस्ड एचलॉन में इसके नीचे वाले भी और ऊपर वाले भी दोनों 0 करने होते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसको क्योंकि एचलॉन कर रहे हैं तो ऊपर वाला 0 नहीं करना, हमने सिर्फ नीचे वाले 0 करने हैं। अब नीचे वाले 0 कैसे होंगे? 1 बना लिया ना तो अब बहुत आसान है। देखो चेंज किस किस में लाना है हमने? R3 में और R4 में। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हम R3 में चेंज लाना चाहते हैं, R4 में चेंज लाना चाहते हैं। ठीक है, साथ में प्लस लगा लिया। अब जिस 1 के नीचे आपने 0 बनाना है, ये 1 कौन सी रो में पड़ा हुआ है? R2 में पड़ा हुआ है, यानी यहाँ पे अब कुछ जो भी मल्टीप्लाई होगा वो R2 के साथ मल्टीप्लाई होगा। क्या मल्टीप्लाई होगा R2 के साथ? R3 में किसको 0 बनाना है मैंने? 5 की जगह पे 0 लाना चाहती हूँ मैं, तो यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई कर दें। और R4 में हम किसको 0 बनाना चाहते हैं? R4 में हम 3 को 0 बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी कि अगर आपका ऑलरेडी यहाँ माइनस लगा हुआ है तो सिर्फ +3 आ जाएगा, लेकिन अगर यहाँ +5 है तो उसका साइन चेंज करके यहाँ पे आएगा जो कि -5। तो ब्रैकेट लगा के आपने इस तरह से माइनस लगा देना है यहाँ पे। ठीक है, कि अगर इधर माइनस नहीं है इस नंबर के साथ जो आप 0 करना चाह रहे हो तो आपने आंसर में इधर माइनस लगाना है। अगर ऑलरेडी माइनस है फिर नहीं लगाना। ठीक है, अब देखो R3 R4 में चेंज लाना है, R1 भी सेम, R2 भी सेम, सिर्फ R3 और R4 चेंज होंगे। अब इनके आंसर भी इस तरह से मैं एक करवा देती हूँ, एक फिर मैं डायरेक्ट लिख दूंगी, आप लोगों ने उसको खुद देख लेना है। देखो R3 और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, तो R3 माइनस 5R2। R3 के नीचे इससे ऊपर वाले स्टेप में जो R3 की वैल्यूज़ हैं वो आपने लिख लेनी है। तो R3 की वैल्यूज़ हैं 0, 5, 10, -15, -15, 0, 5, 10, -15, -15, फिर ये -5 सबके साथ आ जाएगा, साथ में R2 की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो R2 की वैल्यूज़ हैं 0, 1, 2, 0, 1, 2, -3, -3। अब इनको सॉल्व करते जाएं और तरतीब से आंसर लिखते जाएं। 0 - 0 तो ये आ जाएगा 0, 5 1 5 -5 ये भी 0, 5 2 10, 10 - 10 ये भी 0, ये माइनस माइनस प्लस, 5 3 15, 15 ये भी 0, ये भी 0, ये तो पूरी रो ही 0 हो गई हमारी। अब R4 में चेंज लाना है आपने, हम लिखेंगे R4 + 3R2। तो R4 की वैल्यूज़ आएंगी यहाँ पे 0, -3, -6, 4, 9 + 3 एज इट इज़ सबके साथ, और इधर R2 की वैल्यूज़ आ जाएंगी। R2 की वैल्यूज़ जो ऊपर लिखी थी वही होंगी 0, 1, 2, -3, -3। तो 0 3 0 + 0 तो ये हो गई 0, फिर 3 1 3 -3 ये भी 0, 3 2 6 -6 ये भी 0, ये 3 3 -9 और ये हो जाएगा 4, तो ये -5, -9 + 9 ये भी 0। अब यहाँ तक करने के बाद अगर आप देखें तो हमारी
पिवट पोजीशन एक ये आ रही है, एक ये आ रही है और एक ये आ रही है, लेकिन बीच में एक ऐसी रो है जो पूरी ज़ीरो हो गई है। लेकिन हमने अभी कंडीशंस में क्या पढ़ा था कि जो अगर पूरी रो हो रही है ज़ीरो, तो वो तो मैट्रिक्स के एंड पे आनी चाहिए, यानी इस रो के बाद फिर कोई नॉन ज़ीरो नहीं होना चाहिए था नीचे वाली रो में, लेकिन यहाँ है। तो हमें इस रो को क्या करना है, एंड पे लेके आना है। तो एंड पे हम ला सकते हैं, हम इंटरचेंज कर देते हैं, R3 और R4 को हम इंटरचेंज कर देते हैं ताकि 3 वाली जो पूरी ज़ीरो है ना वो एंड पे आ जाए। ठीक है, एचलॉन की कंडीशन है कि वो एंड पे आनी चाहिए। 1 वाली एज इट इज़, 2 वाली भी एज इट इज़, 3 वाली जो है वो 4th पे चली जाएगी जिसमें सारे ज़ीरो हैं, और 4th वाली जो है वो 3 पे आ जाएगी, -5 0। अब देखें क्या ये आपकी रिड्यूस्ड क्या ये जो फॉर्म है ये एचलॉन बन चुकी है। फर्स्ट पिवट पोजीशन ये, इसके नीचे सब ज़ीरो, इसकी सेकंड पिवट पोजीशन ये, इसके नीचे भी ज़ीरो। थर्ड रो में अगर आ जाए तो पहला नॉन ज़ीरो ये है, लीडिंग एंट्री इसकी -5 है, तो ये इसकी पिवट पोजीशन हो गई। इसके नीचे भी हमने पहले ही देखें ज़ीरो बनाया हुआ है। अब इसमें पिवट पोजीशंस 3 हैं और पिवट कॉलम्स कितने हैं, वो भी 3 होंगे। पिवट कॉलम्स कौन कौन से हैं, पिवट पोजीशन एक फर्स्ट कॉलम में आ रही है, एक सेकंड कॉलम में आ रही है और ये वाली 4th कॉलम में आ रही है। तो पिवट कॉलम्स आर C1, C2 एंड C4। ठीक है, तो ये हमारी एचलॉन फॉर्म बन चुकी है। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आ गई होगी अच्छे से, मैंने काफ़ी डिटेल से समझा दिया इसको। अब मज़ीद एक आधी एग्जांपल और हम इसी तरह सॉल्व कर लेंगे इस लेक्चर में, जिसमें हम पहले एचलॉन बनाएंगे फिर रिड्यूस्ड एचलॉन बनाएंगे, तो मज़ीद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट डेफिनेशन है पिवट एलिमेंट की, और पिवट एलिमेंट वही एलिमेंट जो पिवट पोजीशन पे पड़ा होगा, ठीक है, उसको हम पिवट एलिमेंट कहते हैं, लेकिन वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, नॉन ज़ीरो नंबर होना चाहिए, बस ये आपने माइंड में रखना है। उसके बाद नीचे हमारे पास एक और एग्जांपल आ गई है जनाब, इसको हमने रो ऑपरेशंस, एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस इस्तेमाल करने हैं और इसको पहले एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है एंड देन रिड्यूस्ड एचलॉन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसको भी हम कर लेते हैं शीट पे सॉल्व। अब देखें इसमें पहला हमारा पूरा कॉलम ज़ीरो तो नहीं है, यानी इसमें नॉन ज़ीरो नंबर मौजूद हैं। ठीक है, तो हमारा पिवट कॉलम यही होगा। अगर ये पिवट कॉलम है तो पिवट पोजीशन तो टॉप पे आनी चाहिए ना, लेकिन टॉप पे क्या आ रहा है, ज़ीरो आ रहा है, वही पिछले एग्जाम्पल वाला प्रॉब्लम। तो हम इस ज़ीरो को एंड पे ले आते हैं या सेकंड पोजीशन पे ले जाते हैं। आप इसको चाहे तो R2 के साथ एक्सचेंज कर लें, चाहे तो इसको R3 के साथ एक्सचेंज कर लें, बस आपने ज़ीरो को नीचे ले आना है और किसी एक 3 वाली रो को ऊपर ले जाना है। अब देखें यहाँ पे स्टेप्स चेंज करने से आंसर थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन पिवट पोजीशन सेम रहेंगी आप लोगों की। अगर आंसर में वैल्यूज डिफरेंट भी आ रही है ना, पिवट पोजीशंस आपकी सेम रहेंगी। जैसे पिछली एग्जांपल में आपने नोटिस किया होगा मेरा जो सेकंड कॉलम है वो थोड़ा डिफरेंट आया है, जबकि आपकी बुक में मेरी सेकंड रो डिफरेंट आई है और आपकी बुक में जो सेकंड रो है वो थोड़ी वैल्यूज उसमें डिफरेंट है, लेकिन पिवट पोजीशन सेम है, पिवट कॉलम भी सेम है। ठीक है, तो ये बात हम शुरू में भी डिस्कस कर चुके थे कि एचलॉन फॉर्म के अंदर ऐसा हो सकता है। अब यहाँ पे अगर मैं इसको R1 को R2 से एक्सचेंज करूंगी तो आंसर जो है वो इफेक्ट होगा, अगर मैं R1 को R3 से एक्सचेंज करूंगी तो आंसर थोड़ा डिफरेंट होगा। ठीक है, तो इस चीज़ पे आपने परेशान नहीं होना कि पता नहीं हमारे आंसर्स डिफरेंट क्यों आ रहे हैं। जब आपकी पिवट पोजीशन सेम आ रही है तो इसका मतलब है आपका आंसर ठीक है। देखें, सबसे पहले मैं R1 और R3 को एक्सचेंज कर रही हूँ। 3 -9 12 -9 6 15 ये ऊपर चला जाएगा और फर्स्ट वाली नीचे आ जाएगी, सेकेंड वहीं रहेगी। देखें ये मैंने कर लिया R1 इंटरचेंज्ड विद R3। अब इसको मुझे बनाना है 1। अगर मैं इसको 1 बना लूंगी तो मेरा काम आसान हो जाएगा, मसला कोई नहीं है। अगर आप डायरेक्ट भी इसको करो, 3 में से 3 माइनस करो तो 0 हो जाएगा। ठीक है, आप चाहे तो डायरेक्ट कर लें। तो मैंने जैसे पहले बताया कि मैं यूजुअली उसको 1 बना देती हूँ, क्योंकि हमने इसको आगे रिड्यूस्ड एचलॉन में भी कन्वर्ट करना है। तो रिड्यूस्ड एचलॉन में हमारे ये पहली पिवट पोजीशन 1 ही होनी चाहिए, तो हम इसको अभी 1 बना लेते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम R1 को डिवाइड कर देंगे 3 पे। जब ये 3 से डिवाइड होगा तो इधर 1 बन जाएगा ना, तो मुझे पूरी रो को ही डिवाइड करना पड़ेगा, किसी एक एलिमेंट को तो हम कर नहीं सकते। 3/3 करेंगे 1 आ जाएगा, 9/3 करेंगे -3 आ जाएगा, 3 4s are, 3 3s are, 3 2s are एंड 3 5s are। अब R2 भी एज इट इज -5 8 9 और R3 भी एज इट इज, इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, मेरी पिवट पोजीशन पे 1 आ चुका है। अब उस 1 के नीचे मुझे बनाने हैं सारे 0, तो उसको 0 बनाने के लिए मुझे किस में चेंज लाना है, R2 में चेंज लाना है। इसको 0 बनाना चाह रही हूँ ना मैं, इसमें तो चेंज नहीं लाना, ये तो ऑलरेडी 0 है। अगर इसमें भी 0 ना होता, मुझे 0 बनाना होता, तो मैं R2 के साथ नीचे R3 वाला भी एक ऑपरेशन अप्लाई करती। ठीक है, लेकिन मुझे अभी एक ही नंबर है जिसको 0 बनाना है, तो R2। अब इसमें प्लस करना है, क्या प्लस करना है, मुझे इस
R1 में, ये 1 कहाँ पड़ा हुआ है, R1 में पड़ा हुआ है ना, तो यहाँ R1 लिख लेंगे। और मुझे इसको किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए ताकि ये 3 खत्म हो जाए, ऑब्वियसली 3 से, या सिंपल अल्फाज में कि जिसको आपने 0 बनाना है वही नंबर इधर R1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। मुझे बनाना है 3 को 0, तो मुझे R1 के साथ 3 मल्टीप्लाई कर देना है। अब 3 के साथ क्योंकि यहाँ पे माइनस नहीं है तो मुझे इधर इसके साथ माइनस लगाना पड़ेगा, तो ब्रैकेट लगा के आप माइनस लगा दें। अब R1 एज इट इज क्योंकि उसमें चेंज नहीं आ रहा, R3 भी एज इट इज क्योंकि उसमें भी कोई चेंज नहीं आ रहा, चेंज आ रहा है सिर्फ R2 में। अब ये ऑपरेशन आपने अप्लाई कर लेना है रफ में लिख के, जैसे मैं आपको पीछे करवा के आई हूँ। आप इस तरह लिखेंगे R2 और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3R1। R2 की सारी वैल्यूज लिखनी है, -3 लगा के R1 की सारी वैल्यूज लिखनी है, फिर जो आंसर्स आएंगे वो R2 में आप लिख लेंगे। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रही हूँ, ये हमारे सेकंड रो के सारे आंसर्स आ चुके हैं। तो पहली पिवट पोजीशन के हम नीचे 0 बना चुके हैं। दूसरी पिवट पोजीशन हमारी क्या बन रही है, 2 बन रही है, यानी सेकंड रो में फर्स्ट नॉन जीरो है हमारा 2, तो लीडिंग एंट्री 2 हो गई। अब इस 2 के नीचे भी मुझे क्या बनाना है, 0। 2 के साथ इस 3 को 0 बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो हम इसको क्या करते हैं, हम 1 बना लेते हैं। ठीक है, पिवट पोजीशन को 1 बना लेंगे तो फिर 0 वाला काम आसान हो जाएगा। तो R2 को मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, पूरी R2 को, ताकि ये 1 बन जाए। तो R1 एज इट इज आ जाएगी, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। R2 को मैं 2 से डिवाइड कर रही हूँ, तो 0/2 0, 2/2 1, 4/2 -2, 4/2 2, 2/2 1 और ये -3। जिस सीक्वेंस से मैं आपको सिखा रही हूँ ना, अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करते जाएंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। वरना अक्सर क्या होता है कि जब आप इसको 1 नहीं बनाते ना, फिर आप कोई ऐसा ऑपरेशन अप्लाई करते हैं कि मतलब ये जो 0 ऑलरेडी बन चुका है वो फिर चेंज होकर कोई नॉन जीरो बन जाता है। तो पिछली मेहनत भी ज़ाया करने से बेहतर है कि आप क्या करें, इसको 1 बना लें, वरना वो बहुत परेशान करेगा आपको। कभी आप जो है पीछे वाले 0 जो बना के आए हैं वो उनको फिर कोई नॉन जीरो में कन्वर्ट कर देगा, आपको फिर उसको 0 बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे ऑपरेशन अप्लाई करने हैं कि जो काम आपने पीछे कर लिया है वो इफेक्ट ना हो। ऐसा ना हो कि आप जो है वो इन जीरोस को दोबारा किसी नॉन जीरो में कन्वर्ट करके बैठे हो। ठीक है, तो वो आप जब इसको 1 बनाएंगे तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब देखें, अब मुझे इस 1 के नीचे लाना है 0, तो कैसे 0 लाना है, वो इस तरह लाना है कि मुझे चेंज चाहिए R3 के अंदर, तो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे R3, उसके साथ हम लगाते हैं प्लस। अब 1 किस में पड़ा हुआ है, जिस 1 के नीचे मुझे 0 बनाना है वो 1 पड़ा हुआ है R2 के अंदर, तो साथ में मैं R2 यहाँ पे लिख लूंगी। R2 के साथ अब मुझे क्या मल्टीप्लाई करना चाहिए, वो नंबर जिसको 0 बनाना है। किसको 0 बनाना है, 3 को 0 बनाना है, तो ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये बातें मैं बहुत दफ़ा रिपीट कर चुकी हूँ, उम्मीद है समझ आ गई होगी। अब ये चीज़ आपने रफ में कर लेनी है और यहाँ पे लिख देनी है। अक्सर बच्चे अब क्या सोच रहे होंगे कि जी अगर मैं ये इन दोनों को प्लस कर देती तो भी यहाँ पे 0 हो जाता, अगर हम इन दोनों को प्लस करते इधर तो 0 हो जाता, लेकिन जब आप 0 और 1 को प्लस करते तो इधर 1 आ जाता। वही बात जो मैंने अभी बताई है कि अभी तो हमने इसको 0 किया था पीछे, ये फिर 1 हो जाता, फिर हम वहीं खड़े हो जाते आके। ठीक है, तो इस चीज़ का ख्याल करना है आपने कि अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट जब आपको मिल रहा है तो उससे पीछे वाला चीज़ काम जो किया ना आपने वो चीज़ इफेक्ट ना हो। ठीक है, तो ये सीक्वेंस अगर आप लेकर चलेंगे कि जिसको 1 बनाया है वो वाली रो के साथ वो नंबर मल्टीप्लाई कर दें जिसको 0 बनाना है। ठीक है, तो फिर ये चीज़ आपकी इफेक्ट नहीं होगी पीछे वाली। अब इसके आंसर निकाल लेते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं। देखें, R3 में सिर्फ चेंज आना है, तो R1 भी वैसे ही रहेगी, R2 भी वैसे ही रहेगी, सिर्फ चेंज आ जाएगा R3 के अंदर। तो R3 के आंसर्स मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। अच्छा देखिए, यहाँ पे 3 के साथ माइनस नहीं था ना, तो हमने खुद इधर से इस 3 के साथ माइनस लगा लेना है। तो ये जब आप ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो वो बनेगा R3 प्लस माइनस -3R2। ओके, ये मैंने R3 के आंसर्स भी लिख लिए हैं। अब थर्ड हमारी रो में अगर हम देखें तो फर्स्ट लीडिंग एंट्री बन रही है 1 और इसके नीचे कुछ है नहीं जिसको हमने 0 बनाना है, तो ये हमारा जो मैट्रिक्स है वो एचलॉन में कन्वर्ट हो चुका है। अब हमारे यहाँ पे पिवट एलिमेंट्स कौन कौन से आ रहे हैं, या पिवट पोजीशंस जो हैं वो कौन कौन सी हैं। पिवट एलिमेंट्स है हमारे, इसका पहला 1 है, फिर ये भी 1 है और ये भी 1 है। ठीक है, आपकी बुक में हो सकता है यहाँ पे डिफरेंट आंसर्स हों, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस पोजीशन देखें सेम है। एक मेरी फर्स्ट कॉलम में आ रही है, एक सेकंड कॉलम में आ रही है और एक मेरी जो है वो 5th कॉलम में आ रही है। आपकी बुक में भी यही सेम पोजीशंस होंगी, लेकिन नंबर्स चेंज हो सकते हैं। जैसे मैंने इन दोनों को 1 बनाया था ना, तो आपकी बुक में भी उन्होंने 1 ना बनाया हो। ठीक है, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपने पिवट पोजीशंस अपनी देख लेनी है। एलिमेंट सॉरी मैंने यहाँ पे लिख दी है, पिवट पोजीशंस हमने बतानी थी ना, उन्होंने ये पूछा था पिवट कॉलम्स कौन से हैं। पिवट कॉलम्स उन्होंने हमसे पूछे थे ना, तो हमने यहाँ पे पिवट कॉलम्स लिख देने हैं। पिवट कॉलम्स है हमारे C1, C2 एंड C5। ठीक है, अब इसी को हमने कन्वर्ट करना था आगे किसके अंदर,
रिड्यूस्ड एचलॉन के अंदर। रिड्यूस्ड एचलॉन के अंदर जिनके नीचे हमने जीरो बनाया है, इन वन के ऊपर भी जीरो होना चाहिए था। इसी तरह से ये पिवट पोजीशन है, मैं इनको सर्कल कर देती हूँ ताकि आपको आसानी रहे कि किस किस के ऊपर नीचे हमने जीरो बनाना है। इसके नीचे बनाना था, वो ऑलरेडी सारे जीरो हैं। इसके नीचे तो जीरो है, बस इसको ऊपर वाले को जीरो बनाना है। एक ये ऑपरेशन हमने अप्लाई करना है और तीसरी ये पिवट पोजीशन है, तो इसके ऊपर वाले दोनों को जीरो बनाना है। तो बस ये 3 नंबर्स हैं जिनको हमने जीरो करना है, तो हमारा मैट्रिक्स जो है वो रिड्यूस्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। देखें, पहले इसको कर लेते हैं जीरो। फर्स्ट कॉलम तो सेट है ना, इसमें इसको जीरो बनाना है, यानी मुझे चेंज लाना है R1 के अंदर। जिसमें चेंज लाना है वो लिखें, प्लस करें। 1 किसके अंदर पड़ा हुआ है? 1 पड़ा हुआ है R2 के अंदर ना, तो मुझे यहाँ R2 प्लस कर देना है। अब R2 के साथ वो नंबर मल्टीप्लाई करना है जिसको जीरो बनाना चाहते हैं। हम किसको जीरो बनाना चाहते हैं? हम 3 को जीरो बनाना चाहते हैं, और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर दें। 3 के साथ ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ पे आपने नहीं लगाना, ठीक है। बस उसका साइन आपने चेंज कर देना होता है। यहाँ माइनस लगा हुआ है तो इधर सिर्फ +3 आएगा। अगर यहाँ +3 होता तो यहाँ माइनस आ जाता। अब R1 में चेंज लाना है। R2 में भी कोई चेंज नहीं आ रहा, वो लिख लें। R3 में भी कोई चेंज नहीं आ रहा, वो भी लिख लें, ठीक है। अब इसके आंसर्स निकाल के जो आंसर्स आएंगे वो हम R1 में लिख देते हैं। ये देखें, R1 के आंसर्स हमने लिख लिए। अब किसको जीरो बनाना है? अब हमें इस वन के ऊपर दोनों जीरो बनाने थे, यानी एक में चेंज लाना चाह रही हूँ R1 के अंदर, एक चेंज लाना चाह रहे हैं R2 के अंदर। तो हम यहाँ पे साइड पे लिखेंगे कि हम R1 में भी चेंज लाना चाहते हैं, R2 में भी चेंज लाना चाहते हैं। अब इनके साथ कुछ प्लस करना है। 1 कहाँ पड़ा हुआ है जिसके ऊपर आप दोनों जीरो बनाना चाहते हैं? ये पिवट पोजीशन थी ना हमारी, यानी इस 1 के ऊपर वाले दोनों जीरो बनाने हैं। ये 1 पड़ा हुआ है R3 के अंदर, तो इसके साथ R3 प्लस कर देना आपने। अब R3 के साथ वो नंबर्स मल्टीप्लाई करने हैं जिनको आपने जीरो बनाना है। अच्छा, इसमें तो ऑलरेडी सॉरी ऊपर जीरो हो गया है, यानी सिर्फ मुझे इसी को जीरो बनाना है। इससे ऊपर दोनों जीरो होने चाहिए थे ना, ये तो पहले ही जीरो आ गया। तो R1 में अब हम चेंज नहीं ला रहे, हम सिर्फ R2 में चेंज ला रहे हैं। जिसको जीरो बनाना है वो क्या है? यहाँ पे 1 है ना, तो इसके साथ 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और साथ में साइन आप क्या कर दें? चेंज कर दें, क्योंकि यहाँ +1 था, आपने उसको -1 कर देना है। अब ये R2 में चेंज आएगा, R1 भी वैसे ही आ जाएगी, और जो R3 है वो भी वैसे ही लिख लें आप, सिर्फ R2 में चेंज आएगा। तो जो आंसर्स आएंगे वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। हमारी रिड्यूस्ड एचलॉन फॉर्म बन चुकी है, ये आपका आंसर है, ठीक है। पिवट कॉलम सेम है, जो पिवट कॉलम्स आपके उसमें आते हैं ना एचलॉन के अंदर, वही पिवट कॉलम्स आपके रिड्यूस्ड एचलॉन में आते हैं। और रिड्यूस्ड एचलॉन में आंसर सबका सेम आएगा, चाहे आपने जो मर्जी सीक्वेंस फॉलो की है, जो मर्जी मेथड यूज़ किया है, आपका रिड्यूस्ड का आंसर सबका यही आएगा। कोई एक भी नंबर इसमें चेंज नहीं होगा। लेकिन एचलॉन के अंदर आपके नंबर चेंज हो सकते हैं, लेकिन पिवट कॉलम्स जो होते हैं और पिवट पोजीशंस होती हैं वो सेम आती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जी सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर सिस्टम्स। लीनियर सिस्टम्स यानी आपको जैसे पीछे इक्वेशंस दी हुई थी ना, इक्वेशन से आप मैट्रिक्स बनाते थे। यहाँ पे मैट्रिक्स को जब आप कन्वर्ट कर चुके होंगे, चाहे वो एचलॉन में है या रिड्यूस्ड एचलॉन में है, फिर उस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से दोबारा आपने इक्वेशंस बना के वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी होती है। जैसे ये देखिए, मुझे एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो है उन्होंने रिड्यूस्ड एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करके दे दिया है, ठीक है। ये कन्वर्ट किया हुआ है उन्होंने ऑलरेडी रिड्यूस्ड एचलॉन के अंदर। अब कितने कॉलम्स आ रहे हैं इसमें? 4 कॉलम आ रहे हैं, और आखिरी कॉलम तो आपको पता है ना, ये तो इक्वल के बाद वाले नंबर होते हैं, ठीक है। तो सिर्फ पहले 3 कॉलम है, तो इसका मतलब है कि 3 वेरिएबल्स होंगे। आप x, y, z कह दें, x1, x2, x3 कह दें, जो मर्जी आप वेरिएबल्स को नाम दे दें, ठीक है। लेट्स से मैं इसको x1 वाला कॉलम कह देती हूँ, इसको x2 और इसको x3 का। तो देखिए x1 के साथ 1 आ रहा है। फर्स्ट अगर मैं क्वेश्चन बनाऊँ, ये 1x1 आ जाएगा, और x2 के साथ तो 0 है ना, तो वो 0x2, तो वो तो 0 हो जाएगा। तो अगर आप ये नहीं भी लिखते तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, सिर्फ x1 लिख लें। और ये -5 किसके साथ आ जाएगा? x3 के साथ आ जाएगा, और ये इक्वल के सामने वाला कॉलम होता है जो कि है 1। तो ये इक्वेशन बन गई x1 -5x3 = 1। एक इक्वेशन बन गई। दूसरे में आ जाए तो x1 वाला 0 हो चुका है कोएफिशिएंट, x2 वाला 1 है, तो ये आ जाएगा x2 + x3 = 4। थर्ड कॉलम में आ जाए तो यहाँ पे तो सारे 0 हो गए, x1 भी, x2 भी और x3 भी। तो हम कहेंगे जो x3 है वो क्या है? वो फ्री है, ठीक है। x3 इज अ फ्री वेरिएबल। फ्री वेरिएबल तब कहते हैं कि जब देखो हमने इधर से x1 की वैल्यू निकालनी होती है, सेकंड में से x2 की निकालनी होती है, थर्ड में से हमने x3 की निकालनी होती है, और x3 हम यहाँ से निकाल नहीं सकते क्योंकि ये दोनों सामने 0 आ गया ना, इधर सारे 0 हैं और इक्वल के सामने भी 0 है। तो पिछले हमने लेक्चर में पढ़ा था, जब आमने सामने 0 होते हैं तो फिर वहाँ पे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। तो जिसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? हमने वहाँ पे पैरामीटर एक इंट्रोड्यूस करवाया था ना, t।
तो वो बेसिकली उसी को हम फ्री वेरिएबल कह रहे हैं, ठीक है, कि x3 फ्री वेरिएबल है, आप इसकी जो मर्जी वैल्यू पुट कर सकते हैं, आप इसको 0 ले लें, 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, जितने मर्जी आप इसके नंबर्स पुट करते जाएं। देखें अगर आप x3 की वैल्यू यहाँ पे 1 लेते हैं तो x3 तो 1 हो गया, x2 क्या आएगा फिर यहाँ पे, x3 की जगह 1 पुट करें, 1 उधर जाके माइनस होगा तो x2 की वैल्यू 3 आ जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ x3 आपने 1 पुट किया जो लिया था, तो ये -5 होगा, उधर जाके प्लस होगा तो x1 की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो ये एक सोल्यूशन आ गया मेरे पास। इसी तरह अगर आप x3 की जगह 1 की बजाय 2 पुट कर लें, 3 पुट कर लें, 4, तो डिफरेंट आंसर्स आते जाएंगे, ठीक है। तो इसके इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन ये जो ऊपर मैंने लिखा है ना, इसे हम कहेंगे ये जनरल सोल्यूशन है। अब इस जनरल सोल्यूशन में आप वैल्यूज पुट करते जाएं और यूनिक सॉल्यूशंस निकालते जाएं। लेकिन जो जनरल फॉर्म में दिया हुआ है इसको हम कहेंगे ये जनरल सोल्यूशन ऑफ द लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है। नीचे उन्होंने वही सारा एक्सप्लेन कर दिया जो मैंने आपको बता दिया है, और साथ बता दिया कि वो उसको क्या बोल रहे हैं, जनरल सोल्यूशन बोल रहे हैं। लास्ट एग्जांपल है जी इस लेक्चर की, फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द लीनियर सिस्टम, जिसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स आपको दे दिया है। आपने इसको क्या करना है, अभी देखो ये एचलॉन में ऑलरेडी है, आपने इसको रिड्यूस्ड एचलॉन में कन्वर्ट करना है और उसके बाद इसमें से आपने वेरिएबल्स की वैल्यूज़ निकाल लेनी है। तो रिड्यूस्ड एचलॉन में कन्वर्ट करना मैंने आपको सिखा दिया है। फर्स्ट हमारा देखो पिवट एलिमेंट कौन सा है, ये 1 है, इसके नीचे ऑलरेडी सब 0 है। सेकंड पिवट एलिमेंट है 2, ठीक है, इसको आपने बना लेना है 1, और इसको 1 के बनाने के लिए हमें R2 को 2 पे डिवाइड करना पड़ेगा। जब आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये सारे 1 बन जाएंगे, ये 1 बन जाएगा, सॉरी सारे नहीं बनेंगे, ये 1 बन जाएगा, ये -4 आ जाएगा, ये -1/2, ये 3/2। ये मैट्रिक्स था, इसमें हमने R2 को जो है ना वो डिवाइड कर लिया 2 पे, तो सेकंड रो ये हो गई है, फर्स्ट और लास्ट सेम है। अब पहले पिवट के नीचे तो ऑलरेडी 0 थे ना, इसको मैंने 1 बना लिया, इसके ऊपर और नीचे मुझे 0 लाना है। नीचे ऑलरेडी 0 है, यानी इसके सिर्फ ऊपर 0 चाहिए। चेंज मुझे चाहिए किसके अंदर, R1 के अंदर। तो यहाँ पे हम साइड पे लिख लेंगे कि हमें R1 में चेंज चाहिए, प्लस 1 किस में पड़ा हुआ है, 1 पड़ा हुआ है R2 के अंदर, जिस 1 के ऊपर 0 बनाना है वो R2 के अंदर है, तो साथ आप R2 लिख दें। 0 किसकी जगह पे लाना है, 2 की जगह पे लाना है, तो इधर 2 मल्टीप्लाई कर दें, और 2 के साथ क्योंकि यहाँ प्लस है तो इधर माइनस आ जाएगा, साइन चेंज कर देते होते हैं ना हम। अब ये आपने ऑपरेशन अप्लाई करना है, जो आंसर्स आएंगे वो आपने यहाँ पे ऊपर लिख लेने हैं। तो मैं आंसर्स लिख के फिर नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ आपको। देखिए फ्रैक्शन से आपने परेशान नहीं होना कि फ्रैक्शंस आ गई हैं तो पता नहीं क्या होगा। आपने जैसे ही आपने फ्रैक्शंस को प्लस माइनस करना है, जैसे हम नॉर्मली करते हैं। जैसे देखो अब R1 के अंदर चेंज लाना है ना, तो R1 के आंसर्स यहाँ से निकलेंगे। देखिए मैंने लिख लिए हैं, R1 के सारे एलिमेंट्स लिखे, -2 सबके साथ आ गया, R2 के सारे एलिमेंट्स लिख लिए, तो 1 - 0, तो ये तो 1 ही रहेगा। 2 0 0 होता है, 6 - 0 करेंगे तो दूसरा नंबर 6 रहेगा। 2 1 2 -2 करेंगे तो ये 0 हो गया। अब ये -4 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 8, और -5 करेंगे यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब ये फ्रैक्शन आ गई है तो 2 2 से कट जाएगा, तो -2 और ये +1 -1 आ जाएगा। फिर ये 2 2 से भी कट जाएगा, तो -3 -4 ये -7 हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रैक्शन अगर आ रही है तो या तो उसकी कटिंग हो रही है तो कर दें, नहीं हो रही तो ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई करें और इसके साथ एलसीएम ले लें। ठीक है, तो फ्रैक्शन से कोई आपने परेशान नहीं होना कि पता नहीं यहाँ पे क्या होगा। सेकंड और थर्ड तो हमारी जनाब वैसे ही आ जाएगी, क्योंकि चेंज तो हम सिर्फ R1 के अंदर ला रहे थे। अब इसके ऊपर नीचे हमने 0 बना लिया। थर्ड पिवट एलिमेंट हमारा ये आ रहा है, इसके ऊपर भी दोनों को 0 बनाना है। क्या करेंगे जनाब, R1 में चेंज लाना चाह रहे हैं हम, R2 में चेंज लाना चाह रहे हैं। 1 पड़ा हुआ है R3 के अंदर, तो दोनों के साथ R3 प्लस होगा। यहाँ पे R3 के साथ आपने वो नंबर्स मल्टीप्लाई करने हैं जिनकी जगह पे आपने 0 बनाना है। R3 के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे R1 में मुझे 0 किसको बनाना है, -1 को, तो यहाँ 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और क्योंकि ऑलरेडी माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा। R2 में मुझे किसको 0 बनाना है, मुझे 1/2 को 0 बनाना है, तो इसके साथ 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और क्योंकि यहाँ पे माइनस था तो इधर प्लस आ जाएगा। अब इनके भी आंसर्स निकाल लें और यहाँ पे पुट कर दें। R1 और R2 में, R3 में तो कोई नहीं आएगा ना, वो तो सेम रहेगी। R1 और R2 में आपने आंसर्स पुट कर देने, तो आपकी रिड्यूस्ड एचलॉन फॉर्म बन जाएगी। ये आंसर्स आ गए हमारे पास। अब देखो ये लास्ट वाला तो ऑगमेंटेड में इक्वल के सामने वाले नंबर्स होते हैं ना, तो इनको छोड़ दें। पीछे कितने कॉलम है, 1 2 3 4 5, तो 5 वेरिएबल्स होंगे, x1 x2 x3 x4 एंड x5। यहाँ पे x1 के साथ 1 आ रहा है तो ये x1 आ जाएगा, 6 x2 आ जाएगा, x3 तो 0 हो गया ना, 3 x4 आ जाएगा, और x5 वाला भी 0 हो गया, और सामने क्या है, 0 है। तो ये एक इक्वेशन बन गई। दूसरी में से देखें तो यहाँ x1 भी 0 x2 भी 0, x3 के साथ 1 है, और x4 जो है ये माइनस है, -4 x2,
और इक्वल टू 5 आ जाएगा। लास्ट वाले में x1 भी 0, x2 भी, x3 भी, x4 भी, सिर्फ क्या आ गया, x5 इज इक्वल टू 7 आ गया। अब पिवट एलिमेंट्स कहाँ कहाँ पड़े हुए हैं हमारे, एक फर्स्ट कॉलम में, एक थर्ड कॉलम में, एक हमारा फिफ्थ कॉलम में। अच्छा, एक और यहाँ पे ट्रिक है कि जहाँ पिवट एलिमेंट्स होते हैं ना, वो आपके फ्री वेरिएबल्स नहीं हो सकते, ठीक है। यानी अब हमारा जो x1 है, x3 है और x5 है, ये आपके फ्री वेरिएबल्स नहीं हो सकते। ये एक और आसान ट्रिक है, आपको मैं बता रही हूँ। ये जिसमें पिवट एलिमेंट पड़ा हुआ है वो वेरिएबल आपका फ्री नहीं होगा, और जिसमें नहीं है वो फ्री हो जाएंगे। देखो अभी पिवट कॉलम हमारा 1 है, तो x1 हमारा फ्री नहीं होगा। पिवट कॉलम थर्ड आ रहा है और फिफ्थ आ रहा है, तो x1, x3 और x5 ये फ्री नहीं होंगे। कौन कौन से फ्री होंगे, x2 और x4। तो हम लिख देंगे x2 एंड x4 आर फ्री वेरिएबल्स। तो ये तरीका होता है, जब ज़्यादा वेरिएबल्स आ जाए ना, तो आपने पता चलाना है कि फ्री वेरिएबल्स कौन से हैं। तो जिस कॉलम में पिवट पोजीशन मौजूद है, उनके अलावा जो कॉलम्स होंगे वो आपके फ्री वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। तो जनरल सोल्यूशन हमारा क्या होगा फिर, जनरल सोल्यूशन में हमने सब की वैल्यूज़ निकाल के दिखा देनी होती है ना। तो x1 की वैल्यू क्या निकलेगी, x1 इक्वल हो जाएगा, ये दोनों उधर जाके माइनस कर दो, -6 x2 -3 x4। x2 की वैल्यू क्या होगी, x2 हमने क्या कहा, वो तो फ्री है, तो हम लिख देंगे x2 इज़ फ्री। फिर x3 की वैल्यू क्या होगी, x3 की वैल्यू यहाँ से निकालनी है आपने, 4x2 उधर जाके प्लस हो जाएगा, 5 + 4x2। x4 जो है वो फ्री है, तो x5 का आंसर क्या आएगा, x5 हमारा इज इक्वल टू 7 है। तो ये हमारा जनरल सोल्यूशन आ गया, ठीक है। जैसे पीछे जो हमने एग्जांपल की थी उसमें भी आप इस तरह से अलग अलग कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। कि हमने यहाँ पे लिख दिया था ना कि x1, x2, x3 वाली जो इक्वेशंस थी, मैं आपके सामने लिख देती हूँ दोबारा से। ये देखें इस तरह दिखी हुई थी ना, बेहतर है आप इसमें से अलग कर लें, यानी x1 अलग कर लें, तो x1 इधर रखेंगे तो 5 उधर जाके प्लस हो जाएगा ना, 1 + 5 x3। x2 आप इधर रखेंगे तो 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, और x3 जो है वो फ्री था। तो इस तरह से तरतीब से लिख के आपने ये अपना जनरल सोल्यूशन दे देना है, ठीक है। ये भी वैसे जनरल सोल्यूशन है, कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर इस तरह सेपरेट कर देंगे तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी एग्जामिनर के लिए भी चेक करने में कि आपने सबकी वैल्यूज़ बारी बारी निकाल के दिखा दी हैं, ठीक है। इसी के साथ हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। बाकी आगे एक्सरसाइज है, आपने खुद ट्राई करनी है। एक्सरसाइजेज में सॉल्व नहीं कर रही क्योंकि वो अपने आप पे बहुत टाइम टेकिंग है। अलग से हमें जो है वो 1 घंटे का लेक्चर उस पर रिकॉर्ड करना पड़ जाएगा, बड़े लंबे लंबे सवाल हैं ये। तो एग्जांपल्स में आप लोगों को टॉपिक समझा रही हूँ अच्छे से, फिर एक्सरसाइजेज आपने अब खुद अटैम्प्ट करनी होती हैं, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर लाजमी कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।